Hello students, I am Manish. Today I am going to talk about macroeconomics and how it differ from microeconomics. आज हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या होता है और ये माइक्रोइकोनॉमिक्स से कैसे क्या डिफरेंस है इसमें। ठीक है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैक्रो मैक्रो का मतलब यही होता है बड़ा, और माइक्रो माइक्रो मीन्स सूक्ष्म। तो जब भी हम पूरा इकोनॉमी एज ए होल स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो। देखिए एक एग्जांपल से, ये मान लीजिए हम लोग का कंट्री, और ये जो है यहाँ पर ये कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, अगर हम इनमें से किसी एक का स्टडी करेंगे तो वो आ जाएगा माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर, और अगर हम जितने भी कंज्यूमर है यानी सभी कंज्यूमर के बारे में स्टडी अगर करते हैं तो वो आता है आपका मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो मैक्रोइकोनॉमिक्स से मतलब क्या समझ में आया कि हम किसी भी एग्रीगेट का अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं मैक्रोइकोनॉमिक्स। अब बात ये आती है कि मैक्रोइकोनॉमिक्स को पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो मैक्रोइकोनॉमिक्स का मीनिंग इस तरह से कुछ हो सकता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्या स्टडी करते हैं, पूरे कंट्री को या पूरे इकोनॉमी को एक साथ यानी कंपोजिट रूप में, या कहा जाए तो एग्रीगेट रूप में। ठीक है, आइए अब हम ये पढ़ते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें किन सवालों के जवाब देता है। मैक्रोइकोनॉमिक्स ये फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देता है। आइए जाने क्या है सवाल। पहला सवाल ये कहता है, व्हाई इज द एवरेज इनकम इज हाई इन सम कंट्रीज एंड लो इन अदर कंट्रीज। ये क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि जो एवरेज इनकम होता है वो कुछ कंट्रीज के पीपल्स का बहुत ही हाई रहता है और कुछ कंट्रीज के पीपल का लो रहता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब हमें कौन दे सकता है? मैक्रोइकोनॉमिक्स। जब हम मैक्रोइकोनॉमिक्स का स्टडी करेंगे तो हम उसका जवाब आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल बोलता है, व्हाई डू प्राइस राइज रैपिडली इन सम पीरियड्स एंड स्टेबल इन अदर। अक्सर हम ये देखते हैं कि जो भी हम सामान प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, देयर इज अ रैपिड चेंज इन प्राइस समटाइम बिफोर 2 or 3 months. The onion price in India are goes to above 80. What is the reason behind in that case? क्या कारण है कि भारत में अभी से 2 माह पहले प्याज के रेट मोर देन 80 रुपीज हो गए? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो ये हमें कौन बताएगा? मैक्रोइकोनॉमिक्स। तीसरा केस क्या है, why do production and employments expand in some year and contract in other। मतलब कि जो हमारा उत्पादन है और एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार, वो कुछ साल में बहुत अच्छा एक्सपेंड होता है, या कहा जाए तो एक साल बहुत अच्छा एक्सपेंड होगा, फिर दूसरे साल काफी कम हो जाता है, या बहुत ज्यादा जॉब कट्स हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। और करेंटली अभी भारत का सिचुएशन अगर आपको मैं बताऊं तो भारत में 30% पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है। तो इसके भी पीछे रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है? और बाकी अदर कंट्रीज़ में जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम क्यों है? तो
अगर इसके बारे में हमको जानना है तो हमें सबसे पहले स्टडी करने पड़ेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, फ्रॉम वेयर ही गॉट ओरिजिन, कहाँ से आया। सबसे पहले किसके मन में ख्याल आया कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियसली ये देखा गया था, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उनका ये मानना था कि जितने भी फैक्ट्रीज हैं वो फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, जितने भी गुड्स हैं उसका पूरा पूरा डिमांड आ रहा है, पूरी तरीके से सप्लाई हो रही है, मतलब एक परफेक्ट कंपटीशन में जो सिचुएशन अराइज होता है वो है। बट जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको, जॉन मायनार्ड नीज ने 1936 में एक किताब लिखी, उसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक में उन्होंने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और उसकी स्टडी करना हमें क्यों जरूरी है। इसके पहले ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है जिसे 1929 में आया था। उस समय हुआ क्या था कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा था। कहां पर? यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में। और जितने भी गुड्स थे उनका डिमांड रैपिडली डिक्लाइन हो रहा था। और यदि आप जानते हैं गुड्स का डिमांड रैपिडली अगर डिक्लाइन होगा तो जो भी वर्कर्स इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनके जॉब्स कट होंगे। तो उस कारण से क्या हो रहा था, जॉब कट हो रहे थे, और इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज पे पड़ने लगा था। अमेरिका में विद इन 3 years 1929, 30, 31 तक 5% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। इस कारण पर इकोनॉमिस्ट जितने भी थे उन्हें सोचने पर मजबूर किया गया कि आखिर क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो सर्वप्रथम किन्होंने सोचा इसके बारे में? जॉन मायनार्ड नीज ने 1936 में इनकी बुक आई थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहां से आया, इसका स्टडी करना क्यों जरूरी है, और इसके स्टडी करने से हमें क्या फायदा मिलेगा और किन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद मेरे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बताऊंगा। इसके बाद फिर हम लोग नेशनल इनकम, जीडीपी, एनडीपी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।